बहुत बहुत धन्यवाद। और हास्य व्यंग का सेशन है, इस सेशन में एंकर को खूब खुश होना चाहिए, आह्लादित होना चाहिए, तो एंकर घबरा गई, जैसे अगर हम लोग कोई आतंकवादी आ गए हैं अचानक। सेशन का नाम ही है हंसते हंसते। तो हम लोग अभी तक विश्लेषण हो रहा था, अब बारी छिद्रान्वेषण की है। और यहाँ पर छिद्रान्वेषी बैठे हुए हैं, तीन तीन हैं। सबसे किनारे देख रहे होंगे, लखनऊ और कानपुर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। दो चरण होते हैं किसी भी आर्टिस्ट, कवि या कलाकार के जीवन में। पहला चरण होता है कि जब वो कलाकार या कवि शहर की वजह से जाना जाता है, और दूसरा वो चरण होता है कि जब शहर उस कलाकार की वजह से जाना जाता है। तो ये दोनों जो शख्सियत हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, इनकी वजह से कानपुर जाना जा रहा है इस वक्त हमारे अन्नू अवस्थी जी की वजह से, और लखनऊ की पहचान है सर्वेश अस्थाना जी। और सबसे पहला जो सवाल है मैं वो सर्वेश अस्थाना जी से ही करना चाहूँगा। ये बहुत व्यस्त कवि हैं, लखनऊ में सर्वाधिक व्यस्त सर्वेश अस्थाना जी हैं, इनके बाद मेरा नंबर आता है। चुप दे। अच्छा, तो इतने व्यस्त रहते हैं। मैं इनकी कभी फेसबुक पोस्ट देखिए तो फ्लाइट से दुबई जा रहे हैं, फिर वहाँ से आ रहे हैं साहित्य आज तक के कार्यक्रम में, वहाँ से फिर बाराबंकी चले जा रहे हैं, उसके बाद मड़ियाँव जा रहे हैं टैक्सी से, उसके बाद में बाइक से जा रहे हैं हरदोई। मतलब गजब का शेड्यूल है। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक बहुत बड़े व्यक्ति से पूछा गया था। हमारे लखनऊ के डॉक्टर सुरेश जी ने कहा है, हम तो ठहरे यार बंजारे, इस नगर हैं उस नगर हैं, पाँव में बांधे सफ़र हैं थके हारे, नींद के मारे, हम तो ठहरे यार बंजारे। सर्वेश जी, आप ये बताइए कि ये बंजारापन लाते कहाँ से हैं, कौन सी टॉनिक पीते हैं आप? टॉनिक नहीं, जिसकी शादी के 15 साल से ज़्यादा हो जाते हैं वो बाहर ही रहता है, ज़्यादातर तो बाहर ही रहना चाहता है। तुम्हारे अभी 3 साल हुए तो चौके में घुसे रहते हो, है ना। हम लोगों से पूछो, जितना बाहर रहने को मिले उतना सुखी और उतना ही आनंद का है। अन्नू सही कहा? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको स्माइल मैन पहली बार किसने कहा? ये सही बात है, ये लगभग 9 साल पहले की बात है। लखनऊ में एक बड़ा फंक्शन था। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री और इस समय राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने माइक पर से मुझे पहली बार स्माइल मैन कहा, और उन्होंने कहा कि सर्वेश जी, मैं चाहता हूं कि आप स्माइल मैन के नाम से फेमस हों। बस उसी दिन जो लोग सामने थे उन्होंने स्माइल मैन कहना शुरू कर दिया और हम स्माइल मैन बन गए। और बाकी मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। बहुत ही शानदार। एक और सवाल ले लेता हूँ। एक आपकी किताब आई थी बालकनी वाली, और उसका एक प्रसंग बड़ा, लखनऊ की तमाम गलियों में लोग उस प्रसंग को एक दूसरे को सुनाते हैं। बड़ा मज़ेदार सा प्रसंग है कि जब दो सगे भाई एक ही प्रेमिका को संयुक्त रूप से प्रेम करते थे, तो बालकनी वाली कौन थी वो? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए आज। ये सही में छिद्र अन्वेषण कर रहा है। ऐसा है कि वो टीन एज थी, मैं 14-15 साल का था और मेरे बड़े भाई 17-18 साल के थे। हम नवयुग कॉलेज के सामने राजेंद्र नगर में रहते थे। तो एक लड़की हमको भी अच्छी लगती थी, इनको भी अच्छी लगती थी। सच कह रहे हैं, भगवान कसम सच कह रहे हैं, झूठ आज तक नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने बंटवारा किया। हमारे बड़े भाई बैठे मुकुलमान, ये भी उसी पे मरे, हम भी उसी पे मरे। तो इन्होंने बंटवारा किया। बोले ऐसा है कि सवेरे हम मरेंगे स्कूल के पहले, नहीं बिल्कुल सच्चा है, और छुट्टी के बाद तुम मरना। तो अच्छा, हम छोटे थे, हमने इनकी बात मान ली। बाद में थोड़े दिन बाद हमने देखा कि ये तो बढ़िया ताज़ी ताज़ी देखते हैं। आज जब छुट्टी हो जाती है तो वो भाग जाती है, हम तो देख ही नहीं पाते, मर ही नहीं पाते। तो हमने इनसे पूछा, हमने कहा ये बंटवारा का है कि न तुम? तो बोले ऐसा है, हम यही जानते थे कि छुट्टी के टाइम घरे पहुँचे कि जल्दी रहिए, तुम कुछ कह नहीं पाई हो। तो ऐसे भाइयों से भगवान बचावे। ये मेरे संस्मरण में है, वो किताब है बालकनी वाली, उसमें है।
अच्छा, एक और बड़ा अच्छा वाकया है, आपने एक लंबी जिंदगी कवि सम्मेलन को दी है और बड़े बड़े कवियों के साथ में आपने कविताएं पढ़ी हैं और पूरे विश्व भर में आप गए हैं, लेकिन आप कहीं अमेरिका में जाके टाइम्स स्क्वायर पे कविता पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं 4 दिन बाद आप ददरी मेला के पशु मेले में भी आप कविता पढ़ रहे होते हैं। तो एक बड़ा अच्छा अखबार का कार्यक्रम है, दैनिक जागरण ही शायद अखबार था, मुझे याद है, जैसा कि मुझे मालूम चला, उसमें आपने पशु मेले में कविता पढ़ी, दूसरे दिन अखबार में फोटो छपी, 2 बैलों के साथ सर्वेश अस्थाना जी खड़े हुए थे और कैप्शन लिखा हुआ था, सर्वेश अस्थाना बाएं से तीसरे। अच्छा, एक और घटना मुझे सुने, वो घटना आप बताइए। हाँ, बाएं से दूसरा ये था। अच्छा, एक और घटना बड़ी मजेदार है जो आप अक्सर बताते भी रहते हैं। वो क्या हुआ था जब आपकी फोटो एक बार दैनिक जागरण में छपी थी और आप हलवाई के यहाँ अपनी फोटो हाँ, देखने। ये सच्ची घटना है, ये 90s की है, बाद में बहुत चुटकुला बना। हम्म, कवि सम्मेलन हुआ, यहाँ पे हुआ या कानपुर में, शहर नहीं याद है, 2 दिन का कवि सम्मेलन था। तो मेरी बाय द वे कविता पढ़ते हुए फोटो छप गई। अखबार वाला तो जो फोटोग्राफर होता है उसको ये मतलब नहीं कि मंच पे कौन है, उसके एंगल में जो फिट आ गया उसकी खींच के चला जाता है। तो हमारी फोटो सवेरे छप गई। अनंत विजय जी, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना है। तो वो छप गई हमारी फोटो। तो जो कवि साथ में थे तो वो थोड़ा हमसे जले, उनकी नहीं छपी थी, लेकिन ऊपर ऊपर खुश होकर बोले, सर्वेश भाई तुम्हारी फोटो छपी है, बहुत खुशी की बात है, मिठाई खिलाओ। अच्छा, हमारी पहली बार फोटो छपी थी, तो हमने कहा बिल्कुल खिलाएंगे, हम खुद लेने जा रहे हैं, क्या खाओगे? बोले सवेरे टाइम है, जलेबी ले आओ। तो बिल्कुल सच्ची घटना, हम जलेबी लेने पहुँचे तो देखा मेरे आगे एक 20-20 साल की लड़की खड़ी है और वो जलेबी खरीद रही है। अच्छा, मैं 22 साल का था तो मैं उसी को देख रहा था। वो जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, मतलब चूंकि मैं बड़ा था तो मेरी ड्यूटी थी कि छोटों पर नजर रखें, इसलिए वो देख रहा था। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी और मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी टुकड़े पे जलेबी दी जिस पे मेरी फोटो छपी हुई थी। बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। उस लड़की ने वहीं जलेबी खा ली और कागज फेंक दिया। दूर एक कुत्ता खड़ा था, उसने जो है उस अखबार के टुकड़े को देखा, फिर हमारी तरफ देखा, फिर अखबार की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ देखा, और अगले ही पल में देख रहा था मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। ये है घटना, ये सच्ची घटना है। हास्य कवि की जिंदगी में कितना हास्य रहता है। आइए बगल में पढ़ते हैं, देखिए क्या ये पीला पीला पहन के आए हैं आज अन्नू अवस्थी जी, टोपी कितनी शानदार है। अच्छा, ये कनपुरिया होते हैं, ये पूरी दुनिया को टोपी पहनाते हैं, आपको किसने पहना दी? हमको लखनऊ वालों ने पहना दी। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये आपके चश्मों को लेकर के बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो ये क्या कहानी है, आप चश्मे बड़े पसंद करते हैं? हमारे पास केवल एक चश्मा था। जब हमने अपना पहला वीडियो बनाया तो उस चश्मे को उठाया, हमने कहा ये चश्मा हमको मयंक अग्नोत्री ने दिया है, और लगा के पूरी वीडियो बना दी। 5 घंटे बाद 10 लोग चश्मा लेके हमारे घर के बाहर खड़े थे। कहीं अब तक जब वीडियो बनाओ तो ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। आज हमारे पास 2400 से ऊपर चश्मे हैं। ओए ओए, इतनी तो हमारी वीडियो भी नहीं बनी जितने हमारे पास चश्मे धरे हैं। तो इसकी असली कहानी तो यही है कि बाकी का झूठ बोल दे कि खरीदा है, लेकिन हमका गिफ्ट में मिले। अच्छा, लखनऊ और कानपुर में एक फ़र्क होता है। मैं कानपुर भी जाता रहता हूँ, लखनऊ भी देखता रहता हूँ। लखनऊ में आप देखेंगे कि गाड़ियों के पीछे लगा होता है कि लिखा होता है जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। मैंने वहाँ पर देखा है टैक्सी में लिखा हुआ था जगह मिलने पर ठांस दिया जाएगा। कानपुर में तो ये आप कैसे लेते हैं कि आप लखनऊ की जो भाषा है और कानपुर की जो भाषा है, इसमें क्या अंतर है? एक उसमें एक ठेठपन है, यहाँ सर्वेश सर हैं, तहजीब वाली भाषा है, और दूसरी तरफ कानपुर की बिल्कुल ठेस, अल्हड़, खिलंदड़पन वाली भाषा। तो दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? वहाँ टेम्पो में लिखा रहता था कि जगह मिलने पे ठांस दिया जाएगा, ना किसी ट्रक में लिखा रहता था, क्योंकि टेम्पो पहले गणेश जी चलते थे। आगे सिंगल पहिया रहता था, पीछे 2 पहिया रहते थे। हवाई जहाज टाइप का नुकीला था, तो वो अगला पहिया घुसेड़ देते थे।
और जब अगला पहिया घुस गया तो फिर टेम्पो निकलेगी निकलेगी। तो जो पीछे फंसा रहता था तो वो यही पढ़ा करता था कि जगह मिलने ठाँस दिया जाएगा, ठाँस दी से पहले एका निकल जान दो तब हम लोग निकल पाएंगे। तो ये प्रसून जी बिल्कुल सही चीज पढ़ के आए हैं और इनकी बड़ी बारीक नज़र है। हम लोग वन के रही के नहीं इतना पढ़ा जितना ये वन रही के पढ़ के आए। अच्छा, मैंने आपके बारे में पढ़ रहा था तो अन्नू अवस्थी कक्षा 10 में बड़ी सतत साधना की इन्होंने। इनके जैसी हाई स्कूल में सतत साधना आइंस्टाइन किसी ने नहीं की, क्योंकि ये कक्षा 10 पास करने में इन्होंने पूरे 10 साल लगाए। अच्छा, उस पर भी गजब एक बात कि 10वीं में 10 साल बाद पास होने के बाद इन्होंने एक लड़की चुनी, उससे प्रेम किया और वो लड़की एमए थी और आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। तो ये कैसे हुआ? यही बात इनकी बिल्कुल सही है। हमें लग रहा है ये घर में कसम खिला के भेजे गए कि जो पूछना सही पूछना। हम सच में हाई स्कूल 10 बार फेल भए, 3-4 बार तो हम जान ही नहीं पाए कि हम फेल हुई गए। वो तो जब हमारे पिताजी कहें कि यार तुम तो पिछली बार भी हाई स्कूल में रहो, उससे पिछली किताबें खरीदो। हम कहा हम किताबें नहीं खरीदा बाबूजी। बोले का मतलब तुम पासे नहीं भे अगर वही किताब पढ़ रहे हो। तो जब हम 5वीं बार हाई स्कूल में आए तो हमारे स्कूल वाले कहें कि इस बार यार अन्नू भैया ना हो तो अगल बगल के स्कूल देख लो, थोड़ा टुटका करो, हो सके तो कहीं और से पास हो जाए। तो हमारे जीजा ताराचंद इंटर कॉलेज सुईली में रहे तो वही कहें कि अन्नू तुम यहाँ चले आओ। जीजा नहीं कहें, जिज्जी कहें कि तुम यहाँ चले आओ, जीजा का जलवा है, जीजा तुमको पास करा देंगे। तो हम स्कूटर से 3 सवारी पहुँचे तो जीजा कहें कि कुछ फाइल आइल लाए हो? तो हमने कहा हम जीजा बस चले आए, यही बहुत समझो। तो जिज्जी ने कहा कि तुम यार इनको व्यवस्था कराओ फाइल की। अब ये फाइल कहाँ लाएंगे? तो जीजा ने अपने स्कूल के एक लड़के की हमको फाइल दिला दी। उसमें अशोक के पत्ते चपके थे, गूलर के चपके थे, कनेर का फूल चपका रहा है। अब वो हम फाइल स्कूटर में धर के स्कूल के सामने होटल रहे। उस समय 2 शिफ्ट में पेपर होते रहे, एक सुबह 8 से 11-12 और फिर उसके बाद 1 बजे से 4-5। तो सुबह 11-12 बजे का पेपर रहा है, 10-15 मिनट रहे तो हम कहा सामने खड़े होकर इंतजार कर लें और जब छूटेगा अंदर घुस जाएंगे। स्कूल छूटा। हमारी बचपन से एक बहुत तमन्ना रही है, किसी की आईएएस बनने की रही, किसी की पीसीएस बनने की रही, किसी की कवि बनने की रही, हमारी साली शादी करने की रही। तो जब पेपर छूटा तो एक बहुत खूबसूरत लड़की छूटी। छोटी लड़की, छोटी अब वो ऐसे निकली, सामने है देखती चली आ रही थी। हम उसको देख रहे थे क्योंकि हमारी बचपन से शादी की इच्छा थी। तो हमने कहा कि अगर इससे हुई जाए तो दोनों लोग हाई स्कूल में आए, जबकि हम 5 बार फेल हो चुके थे। हम कहा तो कहीं एलएलबी करना चाहिए, लेकिन हमने कहा अब इस समय तो हाई स्कूल में आए। तो हमने उसको देखना चालू किया और वो भी स्माइल मैन थी। वो हमका देख के तुरंत मुस्कराई। अब कोई मुस्करा दे तो फिर समझो आधा काम तो हो ही गया। तो हम उस लड़की के पीछे चले। अच्छा, हमने कहा इसके पीछे पीछे इसका घर देख लें, फिर पेपर देंगे और फिर कल से लगेंगे, नई मेहनत करी जाएगी। अब वो 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलती चली गई, 2.5 किलोमीटर, और हम वही के पीछे पीछे 2.5 किलोमीटर, और फिर वो एक टेम्पो में बैठी चली गई। अब हम साला 2.5 किलोमीटर लौटना हमें अकेले। भाई जाते में तो एक सहारा था। ये बड़ी विषम परिस्थिति थी भाई। लौटे में अकेले। और जब हम लौट के आए तब तक का एक साढ़ चबा गवा, सब गूलर के फूल, गेंदा के फूल। अब हमारे रवि जीजा की नौकरी के लाले। अब हाई स्कूल तो गवा इसी तैसीम। जिज्जी कहे तुम अब नजरों के सामने चले जाओ, अब जीजा की नौकरी तुम बिल्कुल खाए जा रहे हो। तो 5वीं बार हम इस तरह से फेल गए। बाकी हाई स्कूल की कहानी हमारी ऐसी, अगर हम बताई तो रात भर बतावत रही भाई, लेकिन समय मिला 1 घंटे का।
तो 20 मिनट हमारे हो गए, 20 इनके बोलना उनका भी है। तो फिर किस समय बोलेंगे, इसलिए बस इतनी संक्षिप्त है कि सही में हम 10 बार हाई स्कूल किया और फिर पास नहीं हो पाए। आइए, हमारे बगल में आद्या श्रीवास्तव जी बैठी हुई हैं, इनसे हम लोग तारुफ करते हैं। आद्या श्रीवास्तव, आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले 1 साल में बहुत पॉपुलर हुई और अब एक बड़ा मीडियम, एक बड़ा माध्यम आजकल हो गया है। जैसे क्रिकेट स्टार होते थे, फिल्म स्टार होते थे, वैसे अब सोशल मीडिया स्टार होने लगे हैं, यूट्यूब स्टार होने लगे हैं। 2 अलग अलग तरीक़ों से पॉपुलर हुआ जा सकता है। हम लोग जैसे हम हुए, सर्वे सर हुए, अन्नू अवस्थी जी, खासकर तो हम लोग तो पहले मंचों पे आए और बाद में यूट्यूब पर आए, लेकिन अब रिवर्स हो रहा है बिल्कुल। यूट्यूब से आने के बाद भी आप मंच पे पहुंच सकते हैं और आज आद्या के लिए इसलिए ताली बजाइए कि आज उनका ये पहला मंच है। दैनिक जागरण संवादी आज उनको यूट्यूब से निकाल के मंच पर लेकर के आया है। तो आद्या श्रीवास्तव से मेरा जो सवाल है कि टीचर हैं पेशे से और आसान नहीं होता है वीडियो बनाना, घर पे बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो आपसे हमारा सवाल है कि ये जो आपका दौर है, क्योंकि आप और आपके संघर्ष को पूरी दुनिया जानती है, हम आद्या श्रीवास्तव के बारे में आज पूरा लखनऊ जानना चाहता है कि आपने सफ़र कैसे शुरू किया और ये सफ़र आपका कहाँ तक पहुँचा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और आप लोग अगर देखते होंगे रील्स और वीडियोस तो जानते होंगे मेरा ये सफ़र एक्चुअली ऑब्जर्वेशन के थ्रू शुरू हुआ। ऑब्ज़र्व इतना करते थे लोगों को, तो ऐसे ही बच्चा, एक हमारा छोटा बच्चा है, उसके मीटिंग में हम गए CMS स्कूल में। तो वहाँ पे आजकल की जो मम्मी हैं, हम भी आज ही कल की हैं, तो वो जो आजकल की मम्मी है वो ऐसा दिखाती हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे उनको आती हो, चाहे जैसी हो, टूटी फूटी थोड़े बहुत शब्द मिला के बोलती हैं। तो मीटिंग में एक बच्चा भाग रहा था, तो उसकी मम्मी उससे बोली थी, बेटा रन नहीं करो बेटा। तो वो जो रन नहीं करो, डोंट रन की बजाय रन नहीं करो, तो वो हमने देखा। और बहुत सी जो मम्मियाँ होती वो ऐसे ही बोलती है। अब एक के घर हम गए तो उनका बेटा पानी लेके आया, तो उन्होंने बोला, बेटा पानी को टाइट से होल्ड करना, नहीं सारा वाटरफॉल हो जाएगा। तो हमने कहा वाटरफॉल, आपको पता है वाटरफॉल क्या होता है कि नहीं सारा वाटरफॉल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। वहाँ से हमने इसको उठा के डाला उसमें अपने वीडियो में और लोगों ने इतना पसंद करा। और आपने ये बहुत अच्छा काम करा कि आपने लास्ट में हमको माइक दिया, क्योंकि अगर एक लेडीज़ के हाथ में माइक आ जाए तो शायद ये लोग जितना बोल चुके हैं ना बोल पाते, क्योंकि जो औरतें जब बोलती हैं तो और लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो इस तरीके हम लोग जो है घर पे नहीं बोल पाते हैं, हम लोग भी घर में बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए बाहर माइक ढूंढा कहाँ तो हम कोई नहीं बोल पाता। अन्नू अवस्थी जी यहाँ बड़ी बड़ी लंतरानी झोंक रहे हैं। अन्नू जी ने भी बताया कि हम गए 2.5 किलोमीटर तक। तो ऐसे ही जब हम पढ़ते थे तो हम यही सोचते थे कि इतनी धूप में जो पीछे पीछे लड़के हमारे भी कुछ आते थे, तो ये कैसे, इनको क्या मोटिवेशन मिलता है। तो आज आपने बताया कि जाने का तो सहारा रहता है तो उसी सहारे से वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो लड़कियों को एक निश्चिंता भी रहती है कि हाँ हम सेफ हैं, पीछे जो है छोड़ने आ रहे हैं घर तक। तो ये ऐसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ। फिर हमने एक बार बुआ को देखा एक शादी में, क्योंकि बुआएँ जो होती हैं वो इतना ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ चाहिए होती है थोड़ी सी इज्जत। तो वो उसके पीछे पूरा, और नाम होता है फूफा का बदनाम, लेकिन जो करवाने वाली, चाबी भरने वाली होती हैं वो बुआ ही होती हैं। क्योंकि अगर बुआ ना चाहे तो उनके मायके में फूफा बोल नहीं सकते। आप बताइए, आप लोग अगर तो वो जो है बुआ इतनी चाबी भर देती हैं। तो वहीं से एक हमने बुआ को ऑब्जर्व करा था, वो सुना दीजिए वो क्या था जी। तो वो एक शादी में हम गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत टिप टॉप तैयार एकदम, वो देखने से ही लग रहा था कोई घर की हैं, कोई लंबे लंबे माले पहने, साड़ी बढ़िया, खूब खुश आई थी। फिर एकदम से हम उनको देखते रहे। सर्दियों की शादी थी, ऐसा ही मौसम था, सहालक का कुंभ चल रहा है, तो इसी तरीके का मौसम था। और वो एकदम से खुश होते होते एकदम कहीं कोने में जाके बैठी। बहुत देर हम देखते रहे, बैठी रही। फिर हमने उनसे जाके पूछा कि बुआ आप जो है अभी तो बहुत खुश थी, अब क्या हुआ। तब उन्होंने जो गुस्से में एकदम कहने लगी, बेटा हम बैठे हैं यही काफ़ी है, ये कहो कि हम यहाँ से चले नहीं गए। बस रिश्तेदारी की बात है, कहने वाली बात हो जाएगी, लखनऊ में बहुत चलता है कहने वाली बात ना हो जाए, इसलिए हम भैया बैठे हैं सिर्फ। और हमारी तीनों बहनों को गुलाब की माला पहनाई गई और हमको
गेंदे की माला, अरे तुम्हारे नहीं बची थी तो तुम ना पहनाते गेंदे की माला, उसमें एक गुलाब का फूल भी तुम नहीं लगा पाए नीचे। तो बस बेटा हम बैठे हैं और खाने के लिए हम देख रहे हैं वहाँ ग्रुपबाजी चल रही है, तीनों खड़ी हैं, हमारे भैया खड़े हैं और डांस में सबको डांस करा रहे हो हाथ खींच खींच के। हमारी लड़की, अरे उसको डांस नहीं आता तो क्या हुआ, कुछ तो कूदेगी, कुछ तो करेगी, तुम हाथ खींच के लेके जाओ, तुमने हमको यहाँ बुलाया है बेइज्जत करने के लिए। और वो इतने गुस्से में, और हमको लगा अब खाना वाना नहीं खाएंगी, फिर थोड़ी देर बाद कहने जाएँ खाना वाना खा लें, खाना कोई पूछने तो आएगा नहीं हमको, और इतने गुस्से में वो गई हैं। तो हमने उसको डाला और फिर उसको भी लोगों ने बहुत पसंद करा और तब से जो है लखनऊ की बुआ के नाम से फेमस कर दिया। इसी तरह से ये सफ़र शुरू हुआ जी। नहीं, लखनऊ की बुआ नहीं, इस समय जगत बुआ हो गई जी हैं आप। जगत क्योंकि यूट्यूब ऐसे दुनिया है कि लखनऊ नहीं पूरी दुनिया आपको देख रही है और आपको कमेंट कर रही है। अच्छा, आपको शायद पता नहीं होगा, इनकी सास की 4 बहनें हैं, यानी कि इनकी कुल मिला के कितनी सास मिला के 4 हैं। हाँ? सास की 3 बहनें, सास की 3 है, कुल मिला के इनकी 4 सास हैं। मतलब एक सास है, 3 मौसिया सास है। हाँ, 3 मौसिया सास है, लेकिन ये कुल मिला के इसको सास ही मानना चाहिए, बुआएं 5 क्योंकि 4 लोग मिलकर शासन चलाते हैं बहू पर। जब ज्यादा जनसंख्या होती है। और कितनी बुआएं कितनी है? 5 बुआएं हैं। और आप और सास और बुआओं पे इतने वीडियो बनाती हैं, उनके क्या रिएक्शंस रहते हैं? अब जब बना रहे हैं तो देख रही हैं, हंस रही हैं, अब क्या कर सकती हैं आप बताइए। अब जैसे सास हमारी अगर गुस्सा है, हम उनसे नहीं बोल पाते हैं, चलो गुस्सा है उन्होंने कुछ कह दिया तो हम वीडियो में बना देते हैं, वो देख रही हैं, अब समझ रही हैं कि हमको हमारे लिए बन रहा है। अब जो है वही है ना कि वो कुछ कह नहीं पाती, बस महसूस के रह जाती हैं। अब फ़ोन पे बताती है कि अब क्या कहें क्या कहें, ऐसी बुआओं का हाल है। और थोड़ा बहुत और बता देती है कि ये भी डाल देना, कल ये भी डाल देना अपने वीडियो में, ये भी दिखा देना। तो ऐसे ही वो जो है सपोर्ट भी करती हैं और हमको कंटेंट भी रोज़ का रोज़ देती हैं। अच्छा, आपको सामाजिक रिश्तों का ताना बाना आपको अच्छे से पता है। ये बताइए कि गुस्सैल सास ज़्यादा खतरनाक होती है या गुस्सैल बीबी? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए खतरनाक, अब एक दूसरे के लिए तो आप बहुत किसी भी तरह से बता गुस्सैल सकते हैं। ना भी हो तो भी ये लोग खतरनाक हैं, सास और बीवी। अब अगर गुस्सैल है तो फिर सोने पे सुहागा है, और एक दूसरे के लिए तो वैसे ही खतरनाक है, और जो इनके पति हैं उनके लिए भी वैसे ही खतरनाक है। और गुस्सैल सास हमको लगता है कुछ निकाल सकती बहू के ऊपर, और बहू गुस्सैल है तो वो बस सारा पति पे ही जाएगा। तो सास हमारे ख्याल से 2 लोगों के लिए खतरनाक है, और बहू हमारे जैसी हो तो वीडियो बना देगी, और वैसे बहू हो तो वो अपना पति पे पूरा निचोड़ देगी। तो सास ज़्यादा खतरनाक लगी हमारे लिहाज से। सास से पूछेंगे तो वो बहू बताएगी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे सर, इसी क्वेश्चन पे? क्या चीज़ इस क्वेश्चन पे? कि गुस्सैल बीबी ज़्यादा खतरनाक है कि गुस्सैल सास? तो पता नहीं, दोनों हमारा अपने घर का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमारे बड़े भाई मुकुल महान बैठे हैं, इनका किस्सा है। तो मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। इनका लड़का हुआ ध्रुव 6 महीने का था, तो हमारी अम्मा चाची कहते हैं हम लोग, तो चाची उसको लिए कनियम बैठी थी ऐसे 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 उसको दुलरा रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि वो ध्रुव जो था वो फिसल गया, नीचे गिर गया। अब भाभी जो है वो देख रही थी, तो वो बोली हमारी अम्मा से, चाची कैसे खिला रही हो, देखो ध्रुव को गिरा दिया। तो हमारी अम्मा बोली, अरे होता है कभी कभी ऐसे, बच्चे मजबूत हो जाते हैं। बोले नहीं, ऐसे थोड़ी बच्चों को खिलाया जाता है। और अम्मा नाराज़ होने लगी। फिर भाभी बोली कि अच्छा ऐसा है चाची, अब आप हमारे बेटे को मत छुइएगा। तो हमारी अम्मा थी, बोले ठीक, हम तुम्हारे बेटे को नहीं छुएंगे, तुम हमारे बेटे को मत छूना। तो यहाँ पर दोनों जो है सास बहू एक दूसरे की टक्कर की होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। मैं कहता हूँ कि रिश्तों में तकरार बहुत है, लेकिन इनमें प्यार बहुत है, और सारी दुनिया खुश रखने को बस अपना परिवार बहुत है। बहुत बहुत बहुत। अच्छा, एक और क्वेश्चन तीनों से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले अन्नू अवस्थी जी से, कि रूठी बीबी को मनाने का सबसे इकोनॉमिकल तरीका क्या है? पैसा भी ना खर्चा हो और बीबी भी मान जाए। हमारे हिसाब से तो पड़ोसिन को तड़ने लगो। बहुत शानदार। उससे ज्यादा आसान तरीका हमका तो कोई नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? इकोनॉमिकल तरीका। नहीं, हम कोई जवाब देंगे ही नहीं। इसमें क्या जवाब दें यार, बीबी नाराज है उसको। आई है? नहीं बैठी हैं। तुम समझते नहीं, तुम तो इज्जत उतारने में लग गए।
हम तो भाभी जी से पूछना पड़ेगा। हम इसका नो कमेंट जवाब देंगे, क्योंकि 3 पड़ोसिनें भी हमारी बैठी जिनको हम तड़ते रहते हैं। ये तो खैर बालकनी वाली से किस्सा शुरू हुआ था, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, आपसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से, अगर पति रूठ जाए उसको कैसे मनाएं? इकोनॉमिकल नहीं, उसमें अगर अगर इकोनॉमिकल देखिए, पत्नी का सब economical पति होता है। रूठेगा ही नहीं। अगर समझदार पति होगा तो रूठेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उल्टी गंगा बहेगी कि रूठे पति को कैसे मनाए। रूठा पति रूठेगा ही नहीं वो पत्नी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पति मान कैसे ले हम पति और गुलाम हाँ, एक ही चीज है। गुलाम को कोई हक नहीं कि रूठ जाए। रूठ जाए, वही हम कह रहे हैं। और इनका गुलाम इनके साथ आया है, कहीं बैठा हुआ है। रूठ गया तो वो पति नहीं। अच्छा चलिए। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं, बड़ा टेक्निकल सा सवाल, थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, कि अगर 1 घंटे में एक औरत 50 रोटियां बनाती हैं तो 5 औरत 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? एक भी नहीं बनाएगी। 5 औरतें अगर आपने बिठा दी तो रोटी भूल जाइए आप, फिर वो पूरी दुनिया भर की आपको गपशप मिलेगी। लेकिन रोटियां अगर औरतें बैठ के बना देंगी 5, तो खत्म हो गया फिर उनका औरत होना बेकार हो गया। वो 5 खिचड़ी पकाने वो लगे। अकेले ही बैठ के बनाएंगे, अकेले ही बैठ के बनवाइए। अब हम अन्नू अवस्थी जी की तरफ बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जो कनपुरिया पाठ, मैं देखता हूँ आप अखबार उठाते हैं सुबह सुबह और अखबार की खबरों को लेकर बड़े मज़ेदार आप टिप्पणियाँ करते हैं। तो जब कनपुरिया पाठक अगर दैनिक जागरण को पढ़ता है तो उसे कैसे पढ़ता है? कानपुर वाले अलग अलग तरह से अखबार पढ़ते हैं। 40% आदमी तो बाथरूम ले जाते हैं अखबार, वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। कुछ लोग पीछे से चालू करते हैं पढ़ना। उनने पीछे का पन्ना पलटा, ये सुनो, अपनी अम्मा को बताओ रिंग कटर का नया पैक आ गया, जब जाओ खुद लाती रहती हैं और फिर उसी हाथ से पराठा सेक लाती हैं। फिर वो प्रदेश पे आते हैं, फिर वो देश पे आते हैं, फिर वो रेट लिखे रहते हैं, दाम आज बाजार ऐसा वैसा वैसा। फिर वो ढूंढते हैं नीलामी की सूचना, कहीं का मकान बिक रहा, कहीं की गाड़ी बिक रही है, जबकि खुद उनके घर का बिजली का बिल भी नहीं जमा होता। लेकिन वो ये पता करते हैं कि किसका किसका मकान आज बैंक ने नीलामी में लगाए। फिर वो अपने धीरे धीरे अपने शहर में आते हैं, अपने शहर की न्यूज़ें पढ़ते हैं, फिर वो बताते हैं, देखा हम कह रहे थे श्रीवास्तव लौंडा, जैसे पंकज की, और पूरी खबर नहीं पढ़ते हैं कानपुर वाले, हेडलाइन पढ़ते हैं। उसमें हेडलाइन छपी, पंकज प्रसून ने लड़की को छेड़ा। फिर वो नहीं पढ़ेंगे, आगे वो अंदाजा लगाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा, मैं देखता हूँ अखबार का क्या रहता है, जब गर्मी आती है और लड़की अगर हल्का सा भी सर पे दुपट्टा रख ले तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन छप जाती है, धूप ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। और अगर लड़का धूप में चक्कर खा के गिर भी जाए तो हेडलाइन छपती है, नौजवान नशे की गिरफ्त में। कितनी देखिए हम लोगों के साथ में बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। ये एक और सवाल आपसे ले लेते हैं अन्नू अवस्थी जी। ये तो हो गई एक पाठक की बात, कैसे पढ़ता है। ये कनपुरिया पत्रकार कैसे होते हैं? कनपुरिया पत्रकार जैसे पत्रकार इस धरती में नहीं है। गजब के पत्रकार। और बल्कि इस समय हर घर में एक पत्रकार। अखबार केवल 6 निकलते हैं जो पढ़ने को मिलते हैं। आप पत्रकार वार्ता रख लीजिए, 600 पत्रकार आ जाएंगे। असली वाले पत्रकार सब पीछे रहेंगे। वो डीएम से पूछेंगे, एक चाइना का मोबाइल लिए होंगे, डीएम की तरफ ऐसे लगाए होंगे और ये कहेंगे कि बताइए इस समय शहर में सांड बहुत घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। अब डीएम उसका मुंह देख रहा है कि इसको साले को हमने पहले कभी देखा नहीं, और सीधे सांड, अब सांड के विषय में कुछ सही बोल दे तो गवाह, और झूठ बोल दे तो असली वाले खड़े। तो कानपुर के पत्रकार बहुत प्यारे, बहुत निराले,
बहुत व्यवहार कुशल, और कभी कभी तो वो किसी न्यूज को पर्सनल ले लेते हैं। हमारी बीवी मर गई, हमारे ससुर को मतलब नहीं, लेकिन उनको मतलब है, जांच कराओ कैसे मर गई। रस्सी के निशान नहीं आ रहे हैं तो हाथ से दावा होगा, चेक कराओ। वो नहीं आ रहे, तकिया दावा होगा, इनके जूते धर के चेक करो कहीं गर्दन में। तो बहुत निचोड़ के निकाल के लाने वाले पत्रकार कानपुर में हो, एक से एक नंबर 1 के पत्रकार हैं, बहुत मजबूत हैं। जब वहाँ से पत्रकार तरक्की करता है तब हम लोग लखनऊ भेज देते हैं उसको कि अब जाओ लखनऊ संभालो जाके। नहीं अन्नू जी, कानपुर के जो नेता जो जवाब देने वाले होते हैं वो भी वो ऐसे ही होते हैं। उनसे पत्रकार पूछे कि जो है देश में जब कोरोना फैला, कोरोना के बहुत विकट हालात हैं, कोरोना के इतने मामले बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें क्या कदम उठाएंगे, आप उसमें कौन सा कदम उठाएंगे? कहीं दाहिना। बड़ी अच्छी बात आद्या ने करी। तो वो ऐसा ही जवाब भी और पकड़ाते हैं। जब ये कोरोना आया था तो हम लोग लखनऊ में बड़ी सख्ती थी, कानपुर में भी थी। तो कानपुर में बड़ा इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा था कि मास्क के अंदर से गुटखा कैसे थूकें। मतलब यहाँ कुछ और चल रहा था, वहाँ कुछ और चल रहा था। आद्या जी की तरफ हम बढ़ते हैं। अपनी अपनी परेशानियां हाँ, थी कि अच्छा आद्या जी, लिपस्टिक कैसे लगाएं, गुटखा कैसे थूकें, महिलाओं की अपनी। अच्छा, आपकी रील्स बहुत वायरल होती हैं। अभी हाल ही में कोई आपकी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हुई जी। मिलियंस, करोड़ों लोगों ने उसे देखा। तो वो कौन सी रील्स थी, थोड़ा सा आप लोगों को भी आप बताइए इन लोगों को। एक्चुअली वो रील भी हमने जो बनाई थी वो एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से बनाई थी कि हमारे नेबर हैं, एक ठाकुर साहब हैं, तो उन्होंने अपने लड़के की शादी की बात कहीं तय करी होगी, कहीं बात चल रही होगी। तो हम उनके घर गए तो हमने कहा सब अंकल हो गया? कहन बिटिया हो तो सब गया है, बस एक जगह बात अटकी है। अब हम कहें कि शायद डेट पे अटकी है, कहीं पे अटकी है, कि नहीं एक बात फंस गई उस वजह से जो है। तो हमने कहा किस पे? कहने स्कॉर्पियो पे अटक गई है। अब वो जो है बुलेट में निपटाना चाह रहे हो, जान है लव मैरिज है, लेकिन हम कहें भैया हमने अपने लड़के को रोक दिया है, बात ना करना जब तक स्कॉर्पियो ना मिल जाए। अब जैसे तैसे उनकी स्कॉर्पियो लेके जो है शादी हुई लड़के की। अब जब स्कॉर्पियो लेके लड़की आई, खूब दहेज वहेज लेके, अब वो लड़की तो काम करेगी नहीं, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो, हालांकि सास ससुर बैठ ना पाए स्कॉर्पियो में, लेकिन फिर भी अब वो सास के पास जब फ़ोन आया लड़की की माँ का राजी खुशी जानने के लिए लड़की की, तब उनकी जो सास ने बताया वो अपनी बहू की बुराई भी करना चाह रही हैं, लेकिन कह भी नहीं पा रही क्योंकि उन्होंने जो है लिया हुआ अच्छे से दहेज। तो उनकी जब फ़ोन आया तो उन्होंने उठाया, लेकिन हाँ भाभी जी, हाँ बहुत बढ़िया, आपकी बिटिया बहुत बढ़िया है, बस क्या बताएं। अब उन्होंने जो है बताना शुरू किया कि ऐसा नहीं है कि काम से जी चुराती है, काम वो सारे करती, कोई काम को मना नहीं, बस बहाना ऐसा बताती है कि हम वो काम खुद ही नहीं करा सकते उससे। इतने अच्छे अच्छे बहाने, और इतनी टैलेंटेड लड़की कि रोज नए बहाने, कोई बहाना उसका जो है रिपीट नहीं होता है। और सुबह हमने सब लगा रखा है घर में, खाना बनाने वाली, बर्तन धोने वाली, लेकिन अगर एक दिन खाना बनाने वाली ना आए तो ऐसा नहीं कि वो खाना बनाना नहीं चाहती है, लेकिन अब यही है कि जब सुबह उठ ही नहीं पाती है तो बनाएगी कैसे? अब उठे तो बनाए, लेकिन उसकी आँख ही 12 बजे खुलती है, तो अब हम क्या करें? और घर के किसी मैटर में उसका दखल नहीं है, ये नहीं कि हर चीज़ में अपना दखल अंदाजी करे, सारा काम हम खुद कर लेते हैं और उसका जो है कोई दखल अंदाजी नहीं, सब काम हमारा खुद हो जाता है। और फिर सोशल सामाजिक तो हमारी लड़की इतनी है कि हर सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट है, दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, घर के रिश्तेदारों की उसको खबर ना हो लेकिन सोशल पूरी है। तो उन्होंने जो है इस तरीके से इतनी तारीफ़ करी अपनी बहू की कि अब सास उनकी समझन समझ नहीं पाई कि ये तारीफ़ कर रही हैं कि ये बुराई कर रही हैं कि क्या कर रही हैं। तो फिर कहने लगी चलिए भाभी जी अब जो है आगे आपको फिर फ़ोन करेंगे। फिर उन्हें दोबारा फ़ोन करा, फिर कहीं कि अब कल इतने रिश्तेदार आए थे और हमारी जो बहू है प्यारी, उसने बिना मेरे कहे, बिना कुछ कहे, उसने अपने हाथों से इतना बढ़िया गरम गरम खाना ऑर्डर करा जोमेटो से कि हम उसकी फुर्ती देखते रह गए। तो हम जितनी देर में सोचे क्या बनाए, बताइए कितनी एडवांस लड़की हमारी कि उसने अपना जल्दी से ऑर्डर कर दिया, हम भी नहीं समझ पाए। और उसके आने से जो हमारे जोड़ों में, कोहनी में सब दर्द रहता था, अब जैसे लग रहा है गायब हो गए, इतनी फुर्ती से हम सारे काम करते हैं। और जो हम मजाक में कहते थे लड़के से अपने की जो है तुमको सुधार देगी जब आएगी, आपकी बिटिया ने भाभी जी हमारे लड़के को वाकई सुधार दिया, ऐसा सुधरा हुआ काम करता है। समय से उठना, समय से चाय पहुँचाना,
समझाना कमरे में समय से हम तो देखते रह गए कि ये जो है कितना इस लड़की ने हमारे घर को बदल दिया, बस हमारे पूरे घर को इसने स्वर्ग बना दिया है। अब बस हम लोग कब स्वर्गवासी बन जाए ये भाभी जी देखने की बात है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ उसकी तारीफ करी, यही हमने जो बनाया तो बहुत पसंद किया गया ये वीडियो। आइए, आपने एक डिमांड की थी, अब आपकी डिमांड पूरी करने का समय आ गया है। हाँ, वो जो कविता आप बता रहे थे, शादी का विज्ञापन, वो बड़ी मशहूर कविता है सर्वेश अस्थाना जी की, और इस कविता ने उनको पूरे देश भर में बड़ी अच्छी पहचान दी। देखिए, व्यंग क्या करता है, बगल में हास्य के बैठे हुए हैं अन्नू अवस्थी जी, व्यंग के बड़े हस्ताक्षर सर्वेश अस्थाना जी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा फर्क होता है, जो हास्य होता है ये हमें सोचने से मुक्त करता है, आनंददायक स्थितियों में ले जाता है, लेकिन जो व्यंग होता है ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। आपका स्वागत करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां, जैसे कवि सम्मेलन में बजाते हैं उस तरीके से बजा दीजिए फिर सर्वेश सर की वो कविता। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। वाह, निविदा सूचना को मनीष जी भी जानते हैं, निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। हिंदी इसलिए कहा क्योंकि टेंडर नोटिस से आप समझ गए, जो शब्द आप समझ जाएं वही हिंदी। मैं हिंदी वालों से कहता हूं कि दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर शामिल करिए, जिससे हिंदी रिच होती चली जाए। अंग्रेजी इसलिए विश्व भाषा बन गई कि उसने सभी भाषाओं के शब्दों को अपने में शामिल किया। हम अड़ियल बने रहे, इसलिए हम फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अंग्रेजी ने क्या किया, हमारे वाहन को VAN वैन करके ले लिया अपने साथ, हमारे जंगल को एज इट इज़ उन्होंने अंग्रेजी में ले लिया, हमारे डकैत को एज इट इज़ ले लिया। बहुत तमाम सारे शब्द हैं जिनको उन्होंने अपने शामिल किया। मैं हिंदी वालों से कहता हूँ कि अगर भाषा को बड़ा करना है तो उसको विराट हृदय रखना पड़ेगा, विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, तो शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगीं, टेंडर्स आ रहे हैं, आप उनका स्वागत मुस्कुराते हुए कीजिए। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अनिल, अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जिसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अभी तक हास्य कवि था, अब व्यंग्य कवि है और अब असली कविता है। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वाह, बहुत ही बढ़िया, वाह। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। बहुत ही शानदार, वाह। आप मुझे हताश मत कीजिएगा। अब जिधर इशारा करना चाहती है कविता, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल। क्या बात है, वाह वाह वाह। भले बहुत 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी
सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं जिस समस्या की तरफ इशारा कर रहा हूँ वही मेरा कर्तव्य है। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। बहुत ही शानदार, वाह वाह। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर। बहुत थैंक यू बहुत- सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आइए अब हम अन्नू अवस्थी जी को आमंत्रित करते हैं। उनकी एक छोटी सी प्रस्तुति होगी और बड़ी मज़ेदार प्रस्तुति होगी। और चूंकि एक कवि के बगल में बैठे हुए हैं, तो एक कवि कैसे होता है, क्या होता है, इसको लेकर के छोटी सी 5-7 मिनट की प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमने कभी कभी सम्मेलन सुना नहीं था। हमें पहला कवि सम्मेलन हमारे कानपुर का एक मित्र है, उसने सुनवाया। उसने कहा कि अन्नू भैया कभी कभी सम्मेलन सुनो, बहुत मौज आती है। हमने कहा कसम खा के बताओ मौज आती, झूठी बोल के न लगी। बोला हम कसम खा कह रहे हैं बहुत मौज आती, हमारे साथ चलना। हम कभी सम्मेलन सुनने गए, बिल्कुल आगे बैठे थे, एक कवि आया, उसने अपना वही फार्मूला अपनाया कि शुरू होने से पहले एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए, आदेशित कर दीजिए तो मैं शुरू हूँ। पब्लिक भैया बजा के ताली आदेशित कर दी इसकी शुरू हो। फिर इधर उधर की पेलेन, तो अब हम शुरू हों तो एक बार जोर के जार ताली, लो भैया फिर ताली, आगे हम ही बैठे रहन। अब उनने एक लाइन फिर ताली, 2 लाइन फिर ताली, फिर ताली, दे ताली। हमने उसको देखा, हमने कहा बे, कहने लगे भैया इसे सुना जाता है, कभी सम्मेलन ऐसे सुना जाता है और बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। नहीं अगर वो भूल गया कविता तो फिर वो शुरुआते से उठाएगा, बीच में उसको याद भी नहीं आएगी। और हम तो भाई साहब छोड़ के चले जाते कभी सम्मेलन। लेकिन हमने आपको बताया था कि बचपन से हमारी इच्छा शादी करने की थी। एक कवित्री बैठी थी बहुत सुंदर, हम उसके चक्कर में बैठे रहे। वो आई, बेचारी ने एक बार भी नहीं कहा ताली बजाओ। उसने पूरी एक कविता सुनाई, हमने पेल के ताली बजाई। उसके बाद उसको एक गीत प्रस्तुत करना था। जैसे एक गाना आया था शाहरुख खान का, शाहरुख खान कहता ये काली काली आंखें, और पीछे 20 लोग कहते ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो उसी टाइप का कोई गीत था। वो कहीं सबसे रही थी, देख हमारी तरफ रही थी। उसने कहा कि अब हमको आपका साथ चाहिए। उसने ताली आली के लिए नहीं कहा, उसने कहा हमको अब आपका साथ चाहिए। हम खराब दिल के आदमी, हम जाना ये हमको ऑफर दे रही। हमने कहा सुनो, शनिचर इतवार हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, बाकी 5 दिन गुड़िया के साथ रह। उसने कहा इसे नहीं कहना चाहिए था आपको। हमने कहा कोई हमने आपका अपमान नहीं किया, हम महिलाओं की इज्जत करने वाले सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कोई महिलाओं की इज्जत नहीं करता। हमारी अम्मा बताती थी, कहती थी बउआ का हो गया, सो गए का हमारी बारी में। ये होता है कवियों, अपना पब्लिक को छका चुके, और जब हमारा नंबर आवा तो खोपड़ी लचाए बैठे हैं। यही पिछली बार भी करें रही, हम अपनी वाली सोचने लगे थे। ये पिछली बार भी यही करें रहे। इनकी बुराई ना करो, इनकी खूब तारीफ करो कि ये अमिताभ बच्चन है, तो ये सुनेंगे। अभी देखो आद्या सुना रही थी वाह वाह वाह। हमने कहा हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम मार वाह 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 कूदे जा रहे हो। कह रहे चुप्पे रहो यार, एक तो बगल में बैठ। हमारी अम्मा कहती थी कि बउआ तुम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हो। जब तुम 6 घंटे के थे, तुमको नर्स लेके आई गोदी में,
तो तुम इतना खुशी मन से आ रहे थे कि जैसे वो नर्स ना हो, तुम्हारी अम्मा हो। और फिर जब डॉक्टर ने अपनी गोदी में तुमको लिया तो तुम ऐसे फैलाए मचा मचा रो रहे रहो कि जैसे ये डॉक्टर ना हो, तुम्हारा सौतेला बाप हो। हमसे ज़्यादा महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता। हमने कक्षा 1 से लेके हाई स्कूल तक कोई ऐसा विषय नहीं लिया जो महिलाएं ना लेती हों, कोई ऐसा खेल नहीं खेला जो महिलाएं ना खेलती हों। महिलाएं गुल्ली डंडा नहीं खेलती थी, हमने कभी नहीं खेला। महिलाएं पतंग नहीं उड़ाती थी, हमने कभी नहीं उड़ाया। महिलाएं कंचा नहीं खेलती थी, हमने कभी नहीं खेला, क्योंकि हम महिलाओं की इज्जत करते थे। महिलाएं कड़क्को खेलती थी, हम कड़क्को खेलते थे। महिलाएं आधा पादा किसने पादा खेलती थी, हम आधा पादा किसने पादा खेलते थे। हाई स्कूल के बाद जब हमारे सब लोग, कोई साइंस ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, तो इन्हीं सर्वेश अस्थाना ने कहा, अन्नू तुम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हो। हमने कहा हाँ। बोले तुम होम साइंस ले। गृह विज्ञान। और तब से होम साइंस हमने लिया और आज तक सवेरे की चाय हम ही बना रहे हैं। उस साल उत्तर प्रदेश में अकेले हमने होम साइंस से ग्रेजुएशन करी थी। यही बैठे हैं जो स्माइल मैन, इनका नाम सुरेंद्र शर्मा धर गए हैं। इन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हुई है। और अभी जो हमने बताया आपको कि हम हाई स्कूल 10 बार फेल हुए हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है। हम 10 बार नहीं फेल हुए, हम 11 बार फेल हुए। लेकिन हम बहुत अपनी क्लास के स्मार्ट बच्चे थे। हमारे साथ के सारे बच्चे मार खाते थे, हम आज तक कभी मारे नहीं खाए। हमारे हर मंगलवार को टीचर आता था, निबंध देता था, कहता था लिखो। पहले हफ्ते कहे लगा पेड़ पे निबंध लिखो बेटा। हाँ, अब तक तुमको नंबर काटने हैं, पेड़ पे निबंध लिखो। हमने पेड़ पे निबंध लिखा। पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हमको फल देते हैं, ये हमको फूल देते हैं, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ के वाह 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 वाह। जुआ खेलते हैं, जो गलत काम है। तो यहाँ आए सभी लोगों का हमारी तरफ से, अब आराध्या रह गई, ये अपनी तरफ से करें ना करें भाई, इनके मन की बात, हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे इनको भैया कुछ पिलाओ खिलाओ। ये क्या चाहिए, ये कैसे, ये देखो ये कैसे, ये बीमा करा के हम लोगों का बुलाया है आशुतोष भैया कि नहीं, ऐसे पहले वो भी निपट जाए तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू अवस्थी। सर्वेश जी को आमंत्रित करना हूँ, भूमिका में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। एक बार एक वीर रस के कवि की शादी हो गई। इनकी भी शादियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि देश के लिए मरते हैं, पत्नी के लिए भी उतना ही मरते हैं। तो वीर रस के कवि की शादी हो गई। दिक्कत क्या हुई कि पत्नी घूंघट नहीं उठा रही। 1-2 बार अनुरोध किया, पत्नी ने घूंघट नहीं उठाया। अब उस कवि ने पत्नी को समझा पाकिस्तान और घूंघट को समझा सरहद। उसने 4 पंक्तियां लिखी, आपको सुनाता हूं। और सर्वेश जी के लिए भूमिका के रूप में ये पंक्तियां हैं और आपसे समापन होगा। लिखा कवि ने, बहुत हो चुकी खींचातानी, घूंघट नहीं उठा रही हो, बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, और कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम, कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। कि घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं, जल थल नभ तीनों त्रिलोक को फिर विष से भर दूंगा मैं, और मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी जगा दूंगा, और घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद भगा दूंगा। तो उसने अपनी कविता सुना के फिर हमें खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की बात कही तो बस वहीं से आपके ठहाकों के साथ। हालांकि अन्नू इतने बढ़िया करेक्टर हैं, इतने शानदार व्यक्ति हैं कि एक बार इनके लिए बढ़िया तालियां बजनी चाहिए। ये जो लोक मानसिकता होती है ना, उसको उसी की भाषा में प्रस्तुत कर पाना बहुत कठिन काम होता है। हम कवि लोग इस तरह से वास्तव में नहीं प्रस्तुत कर सकते। ये वास्तव में बड़े कलाकार हैं। हम चाहते हैं कि ठहाके लगाते हुए हम लोग इस हंसते हंसते, चूँकि सत्र का नाम हंसते हंसते है, तो हम हंसते हंसते चलें यहाँ से। पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन है
और कोई दुश्मन है ही नहीं। चीन चाहे दिल्ली तक कब्जा कर ले, हमको लगता है कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, भगवान कसम यही है। और पाकिस्तान अगर हमारा एक विकेट भी ले लेता है तो लगता है दिल्ली कब्जा कर ले गया है। हमारे सैनिक जब लड़ने जाते हैं तो हौसले के साथ लड़ने जाते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के सैनिक भी पूरे हौसले के साथ लड़ने आते होंगे। हमारे जब सैनिक लड़ने जाते हैं तो माता पिता के पैर छू कर जाते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान के सैनिक भी अपने वालिदैन की दुआएं लेकर के ही लड़ने आते होंगे। हमारे सैनिक भी जब लाम पे होते हैं तो घर को चिट्ठी लिखते हैं। पाकिस्तान के सैनिक भी चिट्ठी लिखते होंगे, ये विश्वास है। पाकिस्तान के सैनिक की एक चिट्ठी और ये सभा हंसते हंसते तुम्हारे हवाले। पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी। जान से भी ज़्यादा अजीज़ बेगम जहां आरा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान की फौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। हमारे सिपाही जियाले बनकर हिंदुस्तान की फौज के सामने हैं। परसों शाम की बात है बेगम, हमने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमें 5 किलोमीटर पीछे खदेड़ें। कल शाम की बात है बेगम, हम 2 किलोमीटर और कराची की तरफ बढ़े हैं। अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो इंशाअल्लाह ईद घर पे ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, एक जोरदार तालियां सर के लिए। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा, अच्छी अच्छी हास्य कविताएं अपने व्यंग आप तक जिस अंदाज में पहुंचाते हैं, इनका जो किरदार है वैसे ये बहुत संजीदा है, बहुत संजीदगी से ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अपने जो अभी युवा हैं, युवा साहित्यकार हैं, जो साहित्य को पढ़ रहे हैं और जानना की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी ये मंच देने का काम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए और आप सब के लिए।